यस, कैन आई स्टार्ट? ओके, हम लोगों ने कुछ दिन पहले इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज किया था। आज मैं उनके क्वेश्चन आंसर्स आपके संग डिस्कस करूंगा। तो लुक हियर, वी आर ऑन पेज 10 और 12, वॉट एवर मे बी द पेज नंबर। सर ये कहाँ है? जहां पे भी आपने इंडेमनिटी गारंटी पढ़ा था उसके जस्ट बाद। तो इन योर बुक्स पॉज कर लीजिए, वीडियो खोल लीजिए उस अंश को, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एम एडवांसेस एन, एम एडवांस दे रहा है एन को 5,000 रुपए ऑन द गारंटी ऑफ पी। तो हमेशा व्हेनेवर यू रीड अ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो, जो एडवांस देता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको मिल रहा है वो प्रिंसिपल डेटर, एंड जिसकी गारंटी पर दे रहे हैं वो श्योरिटी है। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum. Later on, N becomes financially embarrassed, हालत खराब हो गई। On N's request, M reduces the interest rate to 6% per annum. Okay. And does not sue N for 1 year after the loan becomes due. वो sue भी नहीं किया N को। Okay, दो प्रॉब्लम्स नजर आ रहा है। यानी कि वो आपस में क्रेडिटर एंड डेटर बात कर लिए और बात करके इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया और इंसॉल्वेंट भी हो गया। वाह। नाउ कैन एम सी पी। देखिए, जब भी ये क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको पढ़ते ही पता चल जाता है, हाँ ये होगा, ऐसा होगा। बट एज आई टोल्ड यू, नेवर राइट येस और नो, करेक्ट इनकरेक्ट, और ही कैन सी यू और कैन नॉट सी यू। सर आपके आंसर में तो लिखा हुआ है दीज आर हिंट्स, दीज आर नॉट फुल फ्लेजेड आंसर्स। स्पेशली क्वेश्चन 1 इज नॉट अ फुल फ्लेजेड आंसर्स। आपको पहले क्या लिखना चाहिए था बताइए, अगर आप रेगुलरली आते हैं? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। याद आया? सेक्शन नंबर याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां एक पॉइंट हम लोग पढ़े थे, इफ द क्रेडिटर मेक्स एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट with the principal debtor, वापस मेरे साथ साथ, if the creditor makes any variation in the terms of the original contract with the principal debtor without, लिपसिंग करते रहिएगा ताकि याद आ जाए, without the surety's consent, then the surety is discharged. Understood? कि बिना गारंटर के कंसेंट से अगर ऐसे वेरिएशंस किए जाए, वो उसके रिक्वेस्ट पर रिड्यूस कर लिया इंटरेस्ट को 6% पर एनम, तो बिना पूछे अगर ऐसे वेरिएशंस किए जाते हैं तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड। देयरफॉर एम कैन नॉट स्यू पी। क्वेश्चन में एक पार्ट और था कि ड्यू डेट आ गया और वो एन को स्यू नहीं किया 1 साल तक। इसके ऊपर भी कुछ आपको दिखलाना चाहूंगा। तो एक बार मैं थ्योरी में जाऊंगा, आप भी अपनी किताबों में इस टाइप की थ्योरी पे आइए। जैसे ये देखो, हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे और आपने अपने नोट्स में भी बनाए होंगे, श्योरिटी डिस्चार्ज कब कब होता है। एक तो श्योरिटी रिवोक कर देता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को, या कोई ऐसा कंडक्ट होता है क्रेडिटर का तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड घोषित हो जाती है। तो रिवोकेशन हम लोग बहुत डिटेल में किए थे। कंटिन्यूइंग गारंटी को आप रिवोक कर सकते हैं फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, जो ऑलरेडी आपकी गारंटी के कारण लाइबिलिटी पिक्चर में आ गई है, उसके लिए गारंटर लायबल रहेगा, बट गारंटर अपने आप को, श्योरिटी अपने आप को फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए फ्री कर सकता है। यहां क्या देख रहे हैं हम लोग, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर वाले एस्पेक्ट को। तो कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर वाले एस्पेक्ट को अपने अपने कॉपी नोट्स को निकालिए, आपने पढ़ा होगा मेरे साथ। वन ऑफ द पॉइंट्स था कि बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, then the surety is discharged for future transactions subsequent to variation. अगर transactions ऐसे part में divisible होते हैं तो, especially if variation is not beneficial for the society, for the surety. तो ये सब lines मैंने copy notes आपके maintain करवाए थे, वहां से आज specially याद कर लेना इन चीजों को। Without the surety's consent अगर आप करते हैं तो आप surety जो है वो discharge हो जाता है। This is one of the case conduct of the creditor. और एक, अगर प्रिंसिपल डेटर रिलीज होता है, कर देता है क्रेडिटर, तो ऐसे किस सिचुएशन में वो भी रिलीज हो जाता है, श्योरिटी भी। ओके। या श्योरिटी कोई टाइप का सेटलमेंट कर लेता है, डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड्स विद द श्योरिटी विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट अगेन, और अग्रीज विद द
creditor agrees with the principal debtor not to sue the principal debtor. वो प्रिंसिपल डेटर के साथ ही कुछ अग्रीमेंट कर लिया है कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगा, तो ऐसे सिचुएशन में भी हो जाता है वो. अंडरस्टूड? ये क्या लाइन था? श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट. या क्रेडिटर को कुछ करना था और क्रेडिटर ने नहीं किया तो प्रिंसिपल डेटर भी रिलीज हो जाएगा. डज एनी एक्ट और ओमिशन द लीगल इफेक्ट ऑफ विच इज डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो ऑटोमेटिकली विद श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा. तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपने पढ़ा, अंडरलाइन किया, उस समय सब कुछ समझ में आया. समेटना बहुत जरूरी है. तो इसमें एक एस्पेक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज अगर क्रेडिटर कोई थर्ड पर्सन के साथ अग्रीमेंट कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल डेटर को टाइम दूंगा, या श्योरिटी इज ऑल्सो नॉट डिस्चार्ज क्योंकि क्रेडिटर डज नॉट स्यू द प्रिंसिपल डेटर फॉर अ ईयर. सिर्फ थोड़ा डिले से केस फाइल करने से क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर ने डिले कर दिया केस फाइल करने में, 1 साल तक केस नहीं किया डेटर के खिलाफ, इस ग्राउंड पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो सकता. क्रेडिटर्स फॉरबेरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज surety. What is forbearance? Delay in filing the suit does not discharge surety. Okay. या श्योरिटी ने क्रेडिटर ने कोई ऐसा एक्ट किया है जैसे कि प्रिंसिपल डेटर के कुछ सिक्योरिटी थे, कोलैटरल सिक्योरिटी, और वो उसको पहले ही रिलीज कर दिया लोन आने के पहले, तो वो उसको श्योरिटी को भी डिस्चार्ज कर देता है टू दैट एक्सटेंट. याद आने लगा ऐसा कुछ? तो एक बार मैं आपको ट्रिगर किया हूं सारी बातों को. अब बहुत सारे केस स्टडीज जल्दी जल्दी हो जाएंगे. तो ये वाला समझ में आया ना आपको? वाई डज नॉट sue N for 1 year? दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर मतलब नॉट डिस्चार्जिंग द श्योरिटी. दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिस्चार्जिंग द श्योरिटी. इससे डिस्चार्ज नहीं हुआ है. यहां श्योरिटी क्यों डिस्चार्ज हुआ है? क्योंकि क्रेडिटर एंड डेटर आपस में बात करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर लिए थे. आइए क्वेश्चन 2. X employed as a cashier on a monthly salary by ABC Bank for 3 years. X के इस नौकरी के लिए who gave the surety? Y gave. अपने किताबों में देखिए, Y gave the surety for X's good conduct. After 9 months, the financial position of bank खराब हो जाती है. X agrees to accept a lower salary of 1500 per month. 2 months later, it was found X had misappropriated the cash. Since the time of appointment, what is the liability of Y? तो अभी भी एक लाइन पढ़े. पहला लाइन मैं आपको वापस याद दिलाता हूं. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. याद है? ये लाइन आदत डाल लो. सेक्शन नंबर नहीं लिखने से चलेगा. अगर क्रेडिटर कोई वेरिएशन करता है विदाउट, मेरे साथ साथ, इफ द क्रेडिटर मेक्स एनी वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड for transactions subsequent to variation if that variation is prejudicial to the interest of the surety. तो इस केस में Y is liable as a surety during the first 9 months. समझ में आ रहा है? पहला 9 months के लिए Y की लाइबिलिटी रहेगी. 9 months के बाद ये टर्म्स आपस में चेंज हुए हैं. तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट था. फॉर द ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएशन. तो आज का कैच क्या है? ये वाला लाइन जो आपने मेरे बोलने से अगर कॉपी नोट्स मेंटेन किए थे, अपने अपने कॉपी में निकालिए. एवरीवन, विराज एंड अदर्स, जो भी घर से कर रहे हैं, लुक हियर एवरीवन, सब कोई देखो. दोयल एंड जो भी इसको कर रहा हो, फॉर ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू वेरिएशन आंसर में आना चाहिए था. सर अच्छा हुआ एक बार बहुत दिन बाद ये इंप्लीमेंट कर लिए. कॉपी में देखो, पॉज करके वीडियो पॉज करके देखो. ये सब लाइंस थे ना आपके नोट्स मेंटेन्ड? यस सर. तो कई बार कुछ दिन बाद क्वेश्चन आंसर्स करने से अच्छा रिवीजन होता है. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो. ए बी को बोला था कॉन्ट्रैक्टेड विद बी फॉर अ फिक्स प्राइस टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस फॉर बी विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. बी वुड सप्लाई द नेसेसरी मटीरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस. बी वुड सप्लाई द मटीरियल. ओके, ए कॉन्ट्रैक्टर है, ए डेटर है जो परफॉर्म करने वाला था, और बी मटेरियल सप्लाई करेगा. सी गारंटीज एज परफॉर्मेंस. गारंटी हमेशा डेटर्स के परफॉर्मेंस की जाती है. बी डज नॉट सप्लाई द मटेरियल एज पर द अग्रीमेंट. इज श्योरिटी डिस्चार्ज्ड? इज सी इज द श्योरिटी?
ये टिम्बर वाला एग्जाम्पल है, वो बांस वाला एग्जाम्पल जो था, इसकी लैंग्वेज सुनना. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज if due to creditor's act or omission, if the creditor omits to do an act, the effect of which is discharge of the principal debtor, then the surety is also discharged. सर मैं समझा नहीं आप इंग्लिश में क्या बोल के आए. वापस वीडियो रिवाइंड करके इस लाइन को सुनना, याद आ गया होगा. ओ सेम लाइन है, ये लाइन लोग लिख नहीं पाते हैं. गारंटी के आंसर्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम इन राइटिंग, तो एग्जाम के एक दिन पहले अगर आप इस वीडियो को सुनकर अपना इंप्रूव नहीं किए हैं, सेम टिम्बर वाला एग्जाम्पल है, आपके बुक्स में आप वीडियो पॉज करके उस रेफरेंस दे सकते हो. क्योंकि यहां पर लैंग्वेज था सी गारंटी. सी कौन है भाई? श्योरिटी. ए कौन है? प्रिंसिपल डेटर. उसके परफॉर्मेंस के लिए मैंने गारंटी किया. बी क्रेडिटर है. क्रेडिटर डिड नॉट सप्लाई द टिम्बर, सो द क्रेडिटर डिड नॉट do an act. Creditor omitted to do an act which he was supposed to do, and the legal effect of that is now principal debtor is released. समझ में आया? तो ये तीनों क्वेश्चंस हमारे हो गए. क्वेश्चन 4 बहुत इजी है, फिर भी बता देता हूं. को-श्योरिटीज, अगर 3 लोग रहते हैं, they will share the liability jointly and severally, personally, up to the limits. सर इसका क्या मतलब है? मैं बहुत दिन से चैप्टर रिवाइज ही नहीं किया था. I'll show you an example if I can. अगर मेरे बनाए हुए थे सेम एग्जाम्पल क्लास में भी, आप लोगों ने भी बनाया होगा. I'll just show it to you. मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? Yes, I got it. ABC को श्योरिटीज है, इनकी गारंटीड अमाउंट है 10, 20 और 30 हजार. अगर इनकी लाइबिलिटी 40,000 की होती है, तो आप तो हड़बड़ी में बोलेंगे सर 13,000 समथिंग, 13,000 समथिंग, 13,000 समथिंग, पर ये ऐसा नहीं होगा. They will share equally up to the limits, क्योंकि एक की लिमिट 10,000 है, बचा 30 को अगर 15-15 कर सकते हैं सर, अलाउड है. तो ये 1:2:3 के रेशियो में नहीं होता. अगर आप बहुत दिन पहले पढ़े थे, भूल गए थे, अप टू द लिमिट्स इन लोग करेंगे इक्वली. तो इस एग्जाम्पल को फिर से आप देख लेना. तो अच्छा हुआ सर आप करवा दिया. एक वर्ड मैंने यूज किया है यहां पर, दे विल शेयर जॉइंटली एज वेल एज इक्वली अप टू द लिमिट्स. तो एमसीक्यू में भी जब आता है ना, अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ गारंटीड अमाउंट आता है, स्टूडेंट्स बहुत टेम्प्ट हो जाते हैं उसी को राइट करने में. टीएसआर रेशियो बचपन से पढ़े होंगे. ये अप टू द लिमिट्स ऑफ गारंटी, देयर लिमिट्स का मतलब है गारंटीड अमाउंट का जो लिमिट्स है वहां तक वो जॉइंटली एंड इक्वली शेयर करते हैं. तो छोटे छोटे एमसीक्यूज जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी मैं हमेशा ध्यान में रखता हूं व्हेन आई एम टीचिंग यू दीज क्वेश्चंस. तो ये भी बहुत दिन से लोगों का बचा हुआ था. We have completed it today. Question number 5 में आइए. ये नहीं करवाऊंगा, सेम है, लिख देना 5 is similar to question 2. 5 is similar to question 2. Question 6 is also very simple. We have already done. Question 6 is also very simple. Question number 8. मतलब मेन हार्ड क्वेश्चंस वो 2-3 तो थे. टिम्बर वाला वाज अ गुड क्वेश्चन. वेरिएशन में आपको एक लैंग्वेज पैटर्न डेवलप हो गया सब्सिक्वेंट टू वेरिएशन वाली बात. Now Manoj guarantees for Ranjan an amount of 1 lakh. मनोज गारंटीज, तो मनोज कौन हुआ? श्योरिटी. हमेशा आइडेंटिफाई करने की आदत डालो क्वेश्चन में. गारंटीज फॉर रंजन, यानी कि ये है प्रिंसिपल डेटर. फॉर, ठीक है, द सप्लायर सप्लाई करने वाले करता रहेगा. आफ्टर 1 month, नेक्स्ट 3 महीना के लिए आप सप्लाई करिए, मेरी गारंटी है. 1 महीना बाद वो रिवोक कर रहा है गारंटी को. पता है क्वेश्चन देख के पता चल गया ये कंटिन्यूइंग गारंटी का क्वेश्चन है. यस सर. आफ्टर 1 month, Manoj revokes the guarantee when Sharma had supplied the goods on credit. Okay. Whether he's discharged for subsequent credit supply, and what would be your answer in case Ranjan makes a default in paying back Sharma for the goods already supplied on credit 40,000? आपको शायद याद होगा. According to Indian Contract Act, continuing guarantee can be revoked by the surety. Step develop करो अपने बुक के आंसर्स को देखकर. रिवोकेशन का पेज खोल लो. अगर आपने क्लास नोट्स मेरे साथ, मैंने पूरे कॉपी नोट्स मेंटेन करवाए थे. चलिए कोशिश करते हैं. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बोलो 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 वीडियो में भी, श्योरिटी कैन रिवोक द कंटिन्यूइंग गारंटी बाय गिविंग अ नोटिस टू द क्रेडिटर एंड ही विल बी डिस्चार्ज फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस. बट 40,000 की क्रेडिट जो ऑलरेडी हो गई है उसके लिए वो डिस्चार्ज नहीं होगा.
लुक एट द वर्ड्स, यस वी गॉट इट। लैंग्वेज देखो, मैं अलग इंक्स क्यों यूज कर रहा हूं ताकि आपके वो मिस नहीं हो। लोग आंसर्स में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस भूल जाते हैं, नोटिस टू क्रेडिटर भूल जाते हैं। और ये एक और एक इंपॉर्टेंट है क्लैरिफिकेशन एंडिंग फेज में कि प्रीवियस ट्रांजैक्शंस के लिए लाइबिलिटी रहेगी। सर ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं वापस हेल्प कर रहा हूं, मेक द हैबिट ऑफ यूजिंग द सेम लाइंस। तो आज का क्लास एक आई ओपनर होगा। आपने जो इंडेमनिटी गारंटी बहुत दिन पहले पढ़ी थी, आज हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं सब कोई। ओके, उसी तरह हमने यहां पर क्वेश्चन 11 मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों सर? सेम क्वेश्चन है, सेम है विद डिफरेंट नेम, कंटिन्यूइंग गारंटी पर बेस्ड है क्वेश्चन। अच्छा, ये आप कॉपी कर रहे थे 8 नंबर के मेन बजवर्ड को, मेन कीवर्ड्स को, सॉरी। क्वेश्चन 8 पे आपकी मार्किंग हुई, संग संग में याद हो गया गारंटी के केस स्टडीज के आंसर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है दे मस्ट हियर दिस पर्टिकुलर केस स्टडी सीरीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी। 11 मैं नहीं करवाऊंगा, पूरा सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखिए, फुल पेज। C advances to B 2 lakhs on the guarantee of A। तो पहले ये पता चल गया कौन किसको लोन दे रहा और कौन श्योरिटी है। C has also taken a further security। C has also taken a further security for the same borrowing by mortgage of B's furniture। ठीक है, C had also taken a further security without the knowledge of A। A को पता नहीं था और सिक्योरिटी भी लिया था। सी क्या किया, वो वाला सिक्योरिटी रिलीज कर दिया। आफ्टर 6 months B becomes insolvent and C sues A his guarantee। अब बताइए, डिस्कस द लाइबिलिटी ऑफ A if the market value of the furniture is 80,000 under the Indian Contract Act। आज के दिन मार्केट वैल्यू 80,000 है। फुल पेज, start reading। देखिए लेआउट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, एक हम लोग पॉइंट पढ़े थे, श्योरिटी के पास अधिकार है कि जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास आए प्रिंसिपल डेटर से रिलेटेड, whether he knows about the existence of the security or not, and creditor बिना पूछे, without the consent of the surety, if he releases such security, तो surety भी discharge हो जाता है to the extent of the value of the security। समझ में आया? सर ये कहां पढ़े थे, अभी दिखाऊंगा। तो इस सिचुएशन में देखो, मैंने गारंटी, मैंने लोन दिया था, लेआउट है, मैंने आपको लोन दिया था किसके आधार पर, गारंटी के आधार पर मैंने एक फर्दर सिक्योरिटी भी ली थी फॉर द सेम बोरोइंग, पता नहीं था। A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has। Please write in your copy again, अगर आपका मिस हुआ था। तो इसकी डिस्चार्ज यहां पर टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी होती है। तो इन माय केस आई विल शो यू, कहां पर हमने पढ़ा था सेक्शन 141 वाली बात, अगर दिख जाता है हम लोगों को। यस, ऐसा सेम टाइप का कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ा था।
कि कुछ रिलीज अगर हो जाता है, या आई गॉट इट। देखो सेम एग्जाम्पल कहां सर, हम लोग पढ़े थे, राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड अगेंस्ट द को श्योरिटीज। तो वन ऑफ द राइट श्योरिटी का क्या होता है यहां पर, दैट सारे सिक्योरिटी कोलैटरल्स जो डेटर के आप लेते हैं, क्रेडिटर लेता है, उस पर श्योरिटी का अधिकार होता है। लॉजिक भी मैंने दिया था कि कल को अगर नहीं चुकाए उसको क्रेडिटर को अगर डेटर ना चुकाए तो ऐसे सिचुएशन में गारंटर कोलैटरल्स को अपने पास ले सकता है। तो आफ्टर पेइंग द क्रेडिटर, श्योरिटी किसको कंपनसेट करेगा, क्रेडिटर को। बाद में वो क्या बोलेगा, चलिए मैं आपको कंपनसेट कर दिया पर डेटर मेरे को दे नहीं रहा है तो आप मुझे दे दीजिए सब। तो लिखा हुआ है, देखो आपके बुक्स में भी है, सेक्शन 141, लर्न लिखो इसको। और अगर कॉपी में पहले नहीं लिखा था तो उसको प्लीज प्रैक्टिस करो, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का आंसर है। अ श्योरिटी विल गेट द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। पॉज करके कॉपी करोगे अपने कॉपी नोट्स में, वेदर द श्योरिटी नोज ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉट, एंड इफ द क्रेडिटर लूजेस विदाउट द कंसेंट, ये आंसर में आना चाहिए, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, प्लीज नोट इट डाउन। तो इस सिचुएशन में आपको आंसर दिख ही गया होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर 80,000 है। तो गारंटर ने क्या किया गलती, सॉरी क्रेडिटर ने गलती क्या किया कि इस फर्नीचर को रिलीज कर दिया था, तो इसकी वैल्यू 80,000 है। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि लाइबिलिटी 80,000 रुपए कम हो जाएगी। ही विल रिमेन लायबल फॉर द बैलेंस 1,20,000। गुड लिखा है मैंने यहां पर, डिड यू राइट इट? एंड फॉरबेरेंस का मतलब क्या, एक जन पूछ रहा है, क्रेडिटर देरी कर रहा है केस फाइल करने में प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में, तो इससे श्योरिटी रिलीज नहीं होता है। श्योरिटी कब रिलीज होता है, अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के साथ अग्रीमेंट कर दिया, मैं तुम्हारे साथ अभी केस, तुम्हारे खिलाफ केस नहीं करूंगा, पर अगर वो अग्रीमेंट कोई थर्ड पार्टी के साथ किया है तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं आता है। तो क्वेश्चन 10, आप इसको आप पढ़ना घर जाके, सेम क्वेश्चन मैंने भी मार्क करवाया था कि अगर क्रेडिटर और डेटर के बीच में अग्रीमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिटर एक थर्ड पार्टी को बोल रहा है कि हम है ना डेटर के खिलाफ केस नहीं करेंगे, तो इससे श्योरिटी रिलीज नहीं होता है। इट इज रिटन वेरी क्लियरली, पक्का इंपॉर्टेंट भी लिखा है मैंने। लिखो कॉपी दिस, अगर किसी के पास इसका कॉपी में मेंटेन नहीं है, पॉज करके वीडियो इस लाइन को प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी लाइन है। उसी तरह एक क्वेश्चन नंबर आपकी किताबों में है शायद, आई जस्ट शो इट टू यू। मुझे आप पीडीएफ दे सकते हैं उसका सोल्यूशन का, आई वुड लाइक टू शो देम इन सम टाइम। सिर्फ उस पोर्शन का देने से भी चलेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, बस उसके बाद हमारे इंडेमनिटी गारंटी के क्वेश्चन सीरीज ओवर हो जाएंगे आज। जस्ट अ सेकंड, यस, आई जस्ट शो इट टू यू। एक और एक अच्छा क्वेश्चन, ये November 21 में when Kinjal was appearing for her exams तब आया था। I hope I am carrying that question in my, yes, I am. Question 35. All of you start reading. लिखो good. Start reading. और एक क्वेश्चन भी है यहाँ पर, just a minute. अच्छा, यहाँ पे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं इन दिनों। अच्छा, वेयर आई एम, जस्ट अ सेकेंड। ये आपकी किताबों में जब सब इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज ओवर हो जाता है ना, वहां पर मैंने ऐड करवाया था ये। इट इज क्वेश्चन नंबर 35, एजेंसी के बाद वाले पोर्शन में। स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। ये एजेंसी के बाद वाले पोर्शन में था। दिस वॉज इन एजेंसी के बाद वाला पोर्शन, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11 में नहीं है, दिस इज इन पेज 53, यानी बेलमेंट प्लेज एजेंसी वाला चैप्टर जब ओवर हो जाएगा, उसके एकदम एंडिंग पार्ट में एक नया क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। लिखना गुड। ये किस पर बेस्ड है, कंटिन्यूइंग गारंटी पर बेस्ड लगेगा आपको। लुक हियर, अल्फा मोटर लिमिटेड अग्रीड टू सेल अ बाइक, हो रहा है क्या, अग्रीड टू सेल अ बाइक टू अशोक under hire purchase agreement
ऑन अ गारंटी ऑफ अभिषेक, ठीक है। टर्म्स ऐसे थे, हायर परचेज प्राइस पेबल इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। पता ना, हायर परचेज में यू हैव एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द अग्रीमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर जो हायरर है, जो हायर परचेज पे लेकर आए अपने पास, वो चाहे तो टर्मिनेट कर सकता है। ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर होती है, पढ़ के देखिए। तो क्या डिस्चार्ज हो जाएगा? तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट? सॉरी, इज टू बी ट्रांसफर्ड वेदर अभिषेक, अभिषेक कौन है? अभिषेक इज दी श्योरिटी। क्या उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है? देखो क्वेश्चन, अशोक पेड 12 installments but failed to pay the next 2 installments. Alpha Motor Limited sued Abhishek for the payment of arrears and Abhishek paid these 2 installments. Abhishek then gave a notice to Alpha Limited to revoke his guarantee for the remaining months. Okay. और एक है कि surety died. तो ये कंटिन्यूइंग गारंटी का केस है। इट्स नॉट अ हाउसिंग लोन अग्रीमेंट। हाउसिंग लोन में मैंने आपको ट्रीटमेंट अलग ढंग से करने बोला था कि हाउसिंग लोन में कॉम्पोजिट लोन मानते हैं, बट दिस इज अ हायर परचेज अग्रीमेंट जहां पे आपके पास ऑप्शन टू टर्मिनेट होता है और कंटिन्यूइंग जो गारंटर है वो भी रिवोक कर सकता है। फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इट कैन बी रिवोक्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फुल पेज करो, स्टार्ट रीडिंग एवरीवन इन योर मैट। देखिए पेज नंबर्स अगर नीचे नहीं भी दिए हुए हैं तो एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिल जाए। मैं जब तक आपके लिए आंसर अरेंज करता हूं, इसका टाइप्ड आंसर अगर आपके मैट में नहीं है तो भी आप देख पाओगे अभी हाउ दिस पर्टिकुलर आंसर इज बेसिकली रिटन। तो एक छोटा सा डिस्कशन है, ये कर लेते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चंस बेसिकली इंडेमनिटी गारंटी के हो गए। को श्योरिटी से लेकर कब कब आपका श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, लाइबिलिटीज ऑफ श्योरिटी क्या है, राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या है, एवरीथिंग डन। ओके, स्टार्ट डूइंग इट। शायद इंटरनेट नहीं हो रहा है, मैं आपको आंसर डिक्टेट कर दूंगा। चलिए, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। मेरे पास इसका पीडीएफ भी है, आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। वैसे तो मैंने आंसर बोल ही दिया आपको। क्वेश्चन का आंसर सुनिए। आंसर ऐसा है कुछ, द कंटिन्यूइंग गारंटी मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द श्योरिटी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। आप कर सकते हैं। अ स्पेसिफिक गारंटी कैन बी रिवोक्ड ओनली इफ लाइबिलिटी टू प्रिंसिपल डेटर हैज नॉट अक्रूड. In the given case, Abhishek is not liable for the installment that was made after the notice, but he's liable for the installments before the notice, that is which he has paid. उसके लिए उसकी liability रहेगी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डेथ जब श्योरिटी का होता है वो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ऑटोमेटिकली गारंटी को रिवोक कर देता है, बट श्योरिटीज एस्टेट रिमेन्स लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस बिफोर द डेथ। तो इस केस में श्योरिटी का एस्टेट लायबल रहेगा कब तक? वो 15th मंथ के बाद मरा है ना, वो मरा कब है? 15th मंथ के बाद। I'll just show you where are we. आफ्टर 15 months मैं लेआउट दिखाता हूं तो वहां पे एक हिंट्स डेवलप कर लेना। आफ्टर 15 months he has died, तो टिल 15th month Abhishek's estate is liable. Okay, but after 15th month his estate is not liable. सर ये आंसर आपने कहां पढ़ाया था? मैंने आपको कंटिन्यूइंग गारंटी के रिवोकेशन में वन ऑफ द पॉइंट वाज डेथ ऑफ द श्योरिटी अगर होता है तो फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इज ऑटोमेटिकली रिवोक्ड, बट फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शंस एस्टेट इज लायबल टिल 15th of the month, sorry, till 15 months Abhishek's estate is liable. Understood everyone? तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होता है ना, एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप घबरा जाते हैं, नर्वस होकर आपको लगता है मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा केस स्टडीज को। तो सिंपल है कि आप पहले अपने कॉपी नोट से रिवाइज करिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड कब होता है ये भी एक पॉइंट था,
श्योरिटी के रिवोकेशन के लिए, मतलब डिस्चार्ज के लिए, अगर आपने फ्रॉड या मिस प्रेजेंटेशन या कोई फैक्ट छुपा कर, साइलेंट रहकर आपने हासिल किया था। राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर भी हमने अभी पढ़ा, उसमें सेक्शन 141 पे हमने वापस से प्रैक्टिस करके सब कुछ सीखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बेसिक चीज हमने सीखा था क्लास में, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ टाइप ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कई बार एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कई बार क्लॉज होता है अग्रीमेंट में। एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देखते हो दैट 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड हियर। देयर आर 3 पार्टीज, और हर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में छुपा होता है, बिकॉज बोरोअर हैज टू कंपनसेट द गारंटर। तो ये सारी चीजें हमने क्लास के दौरान हम लोग कर चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन, ओरल और रिटन। याद आ रहा है? श्योरिटी को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल डेटर इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हो चलेगा, बस श्योरिटी को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। और जो भी आप चीज यहां पर को श्योरिटीज का भी देख रहे हो, तो बहुत सारे वर्ड्स जो आपने देखे हैं वो एमसीक्यू के रूप में भी आ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्लास में आपका ये चीज बहुत जरूरी था, दिस पर्टिकुलर लाइन, लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। कई बार क्रेडिटर डायरेक्टली प्रोसीड कर सकता है अगेंस्ट श्योरिटी, ये भी एक एमसीक्यू है। श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी नेचर की है। ये सारी चीजें हमने देखा था। क्रेडिटर हैज अ राइट टू स्यू द श्योरिटी डायरेक्टली, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट लाइंस जहां से एमसीक्यू आ सकता है वो जानबूझकर वीडियो में आपको दिखाया है अभी यहां पर। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के 3 ब्रॉड पैरामीटर्स आपके नोट्स में है। तो जो इस वीडियो को सुनकर रखेगा और एग्जाम के लास्ट के दिनों में सुनेगा, उसके एमसीक्यूज भी ऑटोमेटिकली राइट हो जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट। दिस वाज द क्वेश्चन सीरीज ऑन इंडेमनिटी गारंटी, नॉट बेलमेंट प्लेज, वो अगले सीरीज में आएगी। थैंक यू।